मुकुल जी, हम बात हमेशा नमस्कार करके शुरू करते हैं, विशेष करके आज जब मैं गोविंद और आप इकट्ठा हुए तो समाचार मुरली मनोहर मंजुल जी के देह रूप से विदा होने का है। आपका उनके साथ कई स्तर पर जुड़ाव रहा, पर मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। गोविंद जी, जब मैंने ज्वाइन किया था, सितंबर की बात होगी 1982 जी, तो आकाशवाणी जोधपुर में जिस दफ्तर में जाकर मैंने ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए पदभार अपना संभाला था, तो उस वक्त भी असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर साहब के रूप में मुरली मनोहर मंजुल साहब थे। वो तब बड़े आंखों देखा हाल सुनाने की दृष्टि से उनका बड़ा नाम था, और एक फिल्म भी वो प्रचलित रही थी जिसमें संतोषी माता में उन्होंने रोल किया था, और एक सुपातर बींदनी भी आई थी। हाँ, तो मैं ये बस 2-3 बात और क्विकली जोड़ते हुए कि एक तो उनका बोलने का अंदाज़ ऐसा था, मुस्कुराते हुए बोलते थे और थोड़ी थोड़ी चुटकियाँ भी लेते थे, और कविताएं भी उन्होंने लिखी, और एक रसमय व्यक्तित्व उनका था। वैसे कुल मिलाकर मुझे प्रारंभिक जो प्रोत्साहन मुरली मनोहर मंजुल जी का रहा, तो मैंने एक वो लो बच्चों सुनो कहानी प्रतिदिन करता था, और भी कई किए थे। वो मुझे लगता है युवाओं को प्रेरित करने वाला भी उनके अंदर विशेष भाव रहा था। तो आपके पास तो बहुत सारे संस्मरण हैं, पर आपसे मैं गोविंद जी निवेदन करना चाहता हूँ, उनके जो आंखों देखा हाल वाले स्वरूप को तो आपने पहले से जाना था, रेडियो में आने से पहले। थोड़ा बताइए उनके बारे में जो भाव आपके अंदर है। अशोक जी, जब से हम थोड़े किशोरावस्था में आए और जैसे जैसे क्रिकेट को समझने लगे, क्रिकेट कमेंट्री एक अनिवार्य से विषय हो चुका था हमारे लिए। क्रिकेट कमेंट्री सुनने लगे, और जब क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे तो उस समय प्रचलित नामों में से, हिंदी के नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम मुरली मनोहर मंजुल जी का था। सुशील दोषी थे, और जसदेव सिंह भी कमेंट्री करते थे। इंग्लिश में नरोत्तम पुरी और दूसरे लोग करते थे, लेकिन मुरली मनोहर मंजुल जी की कमेंट्री में एक आत्मीयता का आभास होता था, एक एहसास होता था, जिसमें वो जिस क्षेत्र विशेष में बैठ कर के जिसका परिवेश को अपने शब्दों को पिरोते थे, उस शब्दों को जिस तरह का शब्द चित्र वो बनाते थे, वो बेहद आकर्षक होता था। और ख़ास तौर पर उन्होंने आंखों देखा हाल नाम से एक क्रिकेट कमेंट्री से बेस्ड एक पुस्तक भी लिखी। और मुझे याद है कि जब पहली बार मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला, तो मैंने उस आंखों देखा हाल को खूब पढ़ा, और पढ़ने के अलावा उस समय कुछ और उनकी रिकॉर्डिंग्स तो उपलब्ध नहीं थी कि जिसको मैं और सुन सकूं, लेकिन मैंने उनकी उस किताब को अच्छे से पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो कमेंट्री के बारे में जो कुछ चीज़ें सावधानियां बरती जानी चाहिए, या कैसा जो डूज एंड डोंट्स हैं कमेंटेटर्स के लिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने उस आंखों देखा हाल में उन्होंने व्यक्त की थी। तो मुकुल जी, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो कि कमेंट्री के बारे में नहीं जानता, आप दोनों तो उसमें काफ़ी रमे रहे हैं, पर मुझे याद है वो प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रण करके प्रारंभ करके श्रोताओं को अंदर ले जाते थे, हल्के हल्के बादल छाए हुए आसमान में, ऐसे करके वो एक ऐसा लगता था, ये जो सही कह रहे हैं, वो श्रोताओं के साथ आत्मीय सेतु बनाने का उनका एक अनूठा ढंग था। अशोक, सबसे ज़्यादा क्या था कि अंग्रेज़ी का उस समय आधिपत्य था। कमेंट्री मीन्स अंग्रेज़ी, और क्रिकेट की कमेंट्री की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी ना, वो सब अंग्रेज़ी में थी। तो हिंदी के कमेंटेटर को वैसे भी बहुत हेय माना जाता था, और मंजुल साहब ने उस संघर्ष को झेला है। जब आपको एक अलग से क्रिकेट की खेल शब्दावली हिंदी में आपको डेवलप करनी है, उनकी जो ख़ास बात थी ना, जो आप प्राकृतिक चित्रण की बात कर रहे हैं, वो रोचकता लाने के लिए दृश्य इतना रोचक बनाते थे, और प्रकृति और आसपास के वातावरण को आत्मसात करते हुए और खेल से जोड़ते थे। उस समय एक बहुत बड़ा वर्ग था कमेंट्री का जो सिर्फ खेल पर कंसंट्रेट रहता था, बॉल टू बॉल, सिर्फ दिमाग पे खेल रखिए, नथिंग एल्स बॉल के अलावा। मंजुल साहब ने उस पूरी जो एक परंपरा को ना तोड़ दिया। उन्होंने दृश्य बनाने शुरू कर दिए, दर्शकों की बात करनी शुरू कर दी, बादलों की बात करनी शुरू कर दी, और फिर उसको खेल में जोड़ा। तो लोगों को वो बहुत रोचक लगा कि यार ये आदमी, हालांकि हो सकता है कि खेल की नॉलेज रखने वालों को वो बहुत बुरा लगा, लेकिन उस शैली ने एक नई परंपरा कमेंट्री की डाली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए।
आम आदमी का जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि उसको उस दृश्य से एकदम मानसिक रूप से वो कनेक्ट हो गया। हो सकता है खेल की तकनीकी भाषा से वो बोर हो चुका हो। सो आई सल्यूट हिम। एंड बहुत बड़ा संयोग है कि जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे थे, उसमें मैं कैजुअल अनाउंसर के रूप में ड्यूटी अटेंड कर रहा था। एंड ही इंट्रोड्यूस की, ये हमारे नए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आए हैं अशोक व्यास। एंड अशोक व्यास जिस तरह से कुर्सी में बैठे थे, एकदम कड़क पीठ को सटाए हुए कुर्सी के पीछे की बैक से, वो मेरे ऐसे मन में लगा जैसे कोई आईएएस, यूपीएससी में आईएएस का इंटरव्यू पढ़ रहे हों, वैसा लगा। और मैं आकाशवाणी में अगर आया तो सिर्फ उस एक दिन की बदौलत हूँ। अशोक को देख के मुझे प्रेरणा मिली कि यार ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट है और वी शुड ट्राई। और मैंने इनसे फिर शाम को बड़ी आत्मीयता से पूछा कि यार ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव कैसे बनते हैं। और इस आदमी की सरलता की तारीफ़ करूँगा कि बजाय घमंड के या बजाय क्योंकि खुद बन चुका हूँ दूसरा न बने, इसने बहुत सहृदयता से मुझे सारा प्रोसीजर समझाया। और जबकि मैं एकदम कैजुअल अनाउंसर था, कोई बहुत दिन से दोस्ती भी नहीं थी, वो सूत्र ऐसे हमारे बने संबंधों के कि आज कितने बरस हो गए उस बात को, तो ये बने हुए। मंजुल साहब का स्मरण करते हुए जिस तरह से आपने ये बात अभी कही है, तो मुकुल मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक है, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी मंजुल साहब को जाता है, ये मुझे अभी पता लगा है। और इतनी अच्छी ढंग से जो ये अभिव्यक्ति मित्रों में कमी होती है, वो तब होती है जब आप संजीदा होते हो। और मुरली मनोहर मंजुल साहब के न रहने से एक प्रकार की संजीदगी आ जाती है। व्यक्ति जब हमारे आसपास होता है हम सोचते हैं, बल्कि अभी जब मैं आया था अमेरिका से तो मैंने इस बार सोचा था कि वो जयपुर में पता करूँगा, मिलूँगा उनसे, और मैं बात भी कर रहा था। और आपने बताया कि वो 9 दशक पूरे करके गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है जी। लेकिन उसमें एक चीज़ और जोड़ना जी, चाहूँगा जी, मुकुल जी की बात में। वो दौर भी हमने देखा है, आपने, हम सब ने देखा है और हमारे सुनने वालों ने भी देखा होगा कि जब लोग मंजुल जी की कमेंट्री सुनने के लिए टीवी पर स्क्रीन, जब टेलीविज़न आ चुका था, दूरदर्शन पर भी लाइव दिखाया जा रहा हो, लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, लेकिन टेलीकास्ट लाइव कैमरे पर देखते देखते भी उसके बावजूद भी कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो की आवाज़ को तो बढ़ाते थे और टीवी के वॉल्यूम को कम कर देते। बहुत सही कहा। बहुत सारे पृष्ठ हैं, बहुत ही खुददार व्यक्तित्व था। आपको याद हो तो आकाशवाणी में इंजीनियर्स के खिलाफ एक बगावत हुई थी, पेड़ काट के ट्रांसमीटर से ले गए थे, तो मंजुल साहब ने खुला विरोध किया और उनका ट्रांसफ़र हुआ। मतलब उन्होंने बहुत आघात झेले हैं। कमेंट्री के दौरान भी इतनी सिफारिशें होती थी। श्रीलंका के दौरे से उन्हें विमान में चढ़ने से पहले उतार लिया गया, जो उनके हृदय में एक आघात बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस आदमी को यूँ देखूँ तो जिस पोजीशन में वो थे, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने स्थापित किया, वैसा सम्मान उन्हें न मिला। मतलब आज आप सोचिए कि पद्मश्री लायक क्या नहीं था उनकी कमेंट्री में। वो पायनियर कमेंटेटर्स जो होते हैं और उनके समकक्ष जो भी थे, सबको वो सम्मान मिला हुआ है। लेकिन वो सम्मान से दूर बहुत ही एकाकी जीवन अपनी कविताओं में और अपने, उन्होंने कभी भी उस लड़ाई में शामिल नहीं हुए जहाँ से कि प्रतिष्ठा मिले या यश मिले। तो हम सच्ची श्रद्धांजलि अगर उन्हें देना चाहते हैं तो उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री मिलना चाहिए। ये मेरे दिल की गुहार है। तो मुकुल जी का जो कहना है उसका सम्मान करते हुए मैं गोविंद जी इस बातचीत को विराम की तरफ ले जाने से पहले एक तो ये याद करना चाह रहा था कि मंजुल साहब की जो सहजता थी और उनका जोधपुर शहर के साथ, बल्कि वो, मैं भी जोधपुर से आता हूँ, वो भी जोधपुर से थे, तो जोधपुर से निकलकर किसी ने उस समय में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई हो, ऐसे भी बड़े बिरले लोग रहे थे। और मुकुल जी बता रहे थे कुछ लोग जब इनसे मिलते थे तो कहता अच्छा आप मंजुल जी के शहर के हो, तो ये भी अपने आप जोधपुर यानी मंजुल साहब। मतलब इतना मेरे को याद है अच्छी तरह से, किसी से कोई प्रसंग चला था तो मैंने कहा मैं जोधपुर से आया हूँ, तो अच्छा वो मुरली मनोहर मंजुल जहाँ हैं। मतलब इतना उनकी ख्याति थी आकाशवाणी के माध्यम से, कमेंट्री के माध्यम से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो और उनकी जो बोलने की टोन की बात की याद आती है मीटिंग में, वो एक हाई टोन में बोला करते थे, एक पिच उनका हाई रहता था। और चुटकी लेके तो वो मुस्कुरा, अच्छा कभी उनको हमने बहुत गंभीर, उदास, डांटते डपटते देखा ही नहीं। बहुत प्यार से हंसते हुए, अरे कर लो यार, कर लो जो भी करना है। तो स्मृति पटल में तैरता है कि ऐसा भी व्यक्तित्व जो इतना बड़ा हो, इतने अच्छे पद में हो, सहायक निदेशक, उस समय बहुत बड़ा पद हुआ करता था, लेकिन कोई घमंड नहीं, बहुत सहज रूप से। हालांकि हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं
कि कमेंट्री उनसे ज़्यादा सीख नहीं पाए, उनसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में तो उनको सुन सुन के खूब सीखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं। पर हम उनके साथ क्रिकेट खेले, एक मैच हुआ था आकाशवाणी वर्सेस पत्रकार एकादश का, तो उसमें लोग इतने आश्चर्यचकित, अच्छा मंजुल साहब खेल रहे हैं, तो दे थॉट कि मंजुल साहब बहुत अच्छे कोई खिलाड़ी हैं, तो क्योंकि कमेंट्री करते हैं तो नेचुरली, तो बहुत सारी भीड़ उस मैदान में यूनिवर्सिटी के आ गई थी। गोविंद सर आपने सही कहा, हालांकि मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मैंने 1987 में ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर ज्वाइन किया था, तब तक वो उस समय वहाँ नहीं थे। लेकिन मैंने वहाँ जोधपुर में उनसे संबंधित जितनी चीज़ें आपसे भी सुनी, उसके अलावा जोधपुर रेडियो का हर आदमी उनके लिए इतनी प्रशंसा करता था, इतनी उनकी तारीफ़ करता था, उससे लगता था कि वो महान, एक तरह से महान व्यक्तित्व थे। और शायद सही मायने में कहा जाए तो आवाज़ के शहंशाही कह सकते हैं उनको, कि अपनी आवाज़ के शहंशाही से और एक साफ दिल इंसान के तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की, ख्याति अर्जित की और सबके दिलों पर राज करते रहे। बिल्कुल, मैं इसी बात को थोड़े और शब्दों में दोहराते हुए, आपका परिचय हमारे ऐसे दर्शक जो ये बातचीत सुन रहे हैं और नहीं जानते, तो गोविंद जी ने आकाशवाणी छोड़ने के बाद में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए अपने अलग अलग क्षेत्रों में। उस बात को लेते हुए मुकुल जी भी, इनका नाम एक ब्रॉडकास्टर के रूप में, एक कमेंटेटर के रूप में रहा है। ऑडियो वर्ल्ड इन्होंने स्थापित किया, जिसका दफ्तर पीछे जयपुर में हम ये बातचीत रिकॉर्ड करें। और मैं आकाशवाणी छोड़ने के बाद में बॉम्बे होता हुआ न्यूयॉर्क गया, तो 25 वहाँ पर एक टेलीविज़न चैनल में, तो हमारा सबका वाणी के साथ में इस प्रकार का संबंध रहा है। और मुरली मनोहर मंजुल साहब की जो स्मृति है वो भी हमें प्रेरित करने वाली है। और मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वो ये भी प्रेरणा देते हैं कि एक सहजता, सरलता मनुष्य में हो, आत्मीयता की जो गंध है वो उसकी स्मृति के साथ भी हम तक आ रही है। और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए मैं उन क्षणों को भी याद कर रहा हूँ जब उनका मुझे आशीर्वाद और भी स्थानों पर स्नेह और मिलता रहा। और एक उनकी मुख मुद्रा ऐसी होती थी कि वो आपको उत्साह से भर दे, सराहना करते थे वो आप जो कार्य कर रहे हो उसकी। तो और समापन करें मुकुल जी, अंतिम कुछ। बस यही है कि ईश्वर ने जिस आत्मा को अपने पास बुलाया, तो उनके परिवार में इतनी सहन शक्ति दे कि वो इस शोक संतप्त घड़ी में, इस संकट का, इस विपदा का कह सकता हूँ, बहुत, एक जो आदमी इतना प्यारा होता है तो वो घर में भी कितना प्यारा होता होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो हम जब इतना दुख फील कर रहे हैं तो उन लोगों के परिवारजन या जो उनके मित्रगण हैं या उनके रिश्तेदार हैं वो क्या सोच रहे होंगे। तो ईश्वर उनको शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति दे। तो आलोक के साथ में पूरे परिवार के प्रति संवेदना। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।